हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ये पार्ट थर्ड की पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अरस्तू की क्रांति संबंधी विचार की बात करेंगे। आइडिया रिगार्डिंग रेवोल्यूशन। अरस्तू के जो क्रांति संबंधी विचार हैं आज की क्रांति से पूरी तरह से अलग हैं। अरस्तू एक यूनानी राजनीतिक विचारक था। यह यूनानी राजनीतिक विचारक तो सारा जो घटनाक्रम है जो क्रांति की बात कर रहे हैं वो यूनानी समाज की बात है, यूनानी राज्य की बात है। वहाँ पर क्रांति का होना आम बात हो गई थी। किसी शासक दल को उतारना, हटाना, दूसरी जगह बैठाना, दूसरा बैठाना, किसी अत्याचारी बैठाना, फिर उसका दूसरे को बैठाना, व्यवस्था परिवर्तन, इस तरह की बात चलती रही। लेकिन जहाँ तक अरस्तू ने अपनी जो पॉलिटिकल बुक लिखी है, अरस्तू ने जो बुक लिखी है द पॉलिटिक्स, जो एक बुक लिखी है उसमें एक और अट्ठावन देशों के संविधानों का अध्ययन किया है और अरस्तू को यथार्थवादी विचारक मानते हैं। इसलिए ओला के कहते हैं, ओला के विचारक हैं, वो कहते हैं अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का, राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पॉलिटिक्स लिखी और पॉलिटिक्स में जो क्रांति के यथार्थवादी विचार दिए हैं ये अरस्तू की विचार को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से यथार्थवादी विचारक के रूप में इसको मान सकते हैं। तो क्रांति के बारे में अरस्तू के जो विचार हैं वो विचार तो इस तरह से हैं, वो परिवर्तन की बात करते हैं, वो परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन कहाँ पर, कौन से परिवर्तन की बात करते हैं? नंबर एक, संविधान में आंशिक या संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या परिवर्तन। नंबर दो, न्याय व्यवस्था के शासक दल में परिवर्तन। नंबर तीन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। इसको क्रांति कहा है। नंबर चार,
तो अरस्तू ने जो क्रांति का जो मतलब बताया है अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में, क्रांति का मतलब बतलाया है वो परिवर्तन से है, परिवर्तन के रूप में बतलाने का प्रयास किया है। यहाँ पर वह परिवर्तन जो संविधान में आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है और पूर्ण संशोधन भी हो सकता है, पूर्ण परिवर्तन भी हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था के शासक दल में भी परिवर्तन हो सकता है, अरस्तू ने उससे भी क्रांति कहा है। राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, अरस्तू ने उससे भी क्रांति कहा है। राजनीतिक व्यवस्था में अन्य परिवर्तन कोई होते हैं तो उसको भी क्रांति कहा है। वो क्रांति रक्तहीन भी हो सकती है और रक्त वाली भी हो सकती है, ब्लड शेड भी हो सकती है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है अरस्तू ने उसको क्रांति कहा है। क्रांति के अर्थ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अरस्तु क्रांति संबंधी धारणा आज की क्रांति संबंधी धारणा से बहुत अंतर है। किसी भी राज्य में जनता या जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह करना ही क्रांति नहीं है, अरस्तु ने उसके अन्य माने बतलाए हैं। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार के किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना एक अत्याचारी शासक को दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तू ने क्रांति माना है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। हमें इस पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप इसके किसी भाग में परिवर्तन हो सकता है, इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किए जाए। अरस्तु संविधान के परिवर्तन को ही क्रांति कहते हैं और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे या रक्तहीन उपायों के द्वारा भी हो सकता है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए मैग्नीज लिखा है, अरस्तु क्रांति को कानून परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर भी परिवर्तन कर सकती है। क्रांति के कारण की बात कर लेते हैं। क्रांति के सामान्य रूप से दो तरह के कारण माने जाते हैं। दो तरह से कारण माने जा सकते हैं। दो प्रकार कारण माने जा सकते हैं सामान्य रूप से। एक जो कारण है क्रांति के कारण, क्रांति के कारण रूप में अरस्तु सामान्य रूप से दो कारण मानता है। पहला मानता है समानता, और दूसरा कारण मानता है असमानता। पहला कारण मानता है समानता और दूसरा कारण मानता है असमानता। जहाँ तक समानता का सवाल है, समाज के कुछ वर्ग, समाज के जो कुछ वर्ग वर्षों से समाज की मुख्यधारा से दूर रहे हैं, समाज का कुछ वर्ग जो वर्षों से समाज की मुख्यधारा से दूर रहे हैं, वो समान होने के लिए क्रांति करते हैं। वो समान होने के लिए क्रांति करते हैं और इस बात के प्रमाण इतिहास में और वर्तमान की राजनीति में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे प्रमाण देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के जो अपना रिजर्वेशन का जो पॉइंट है वो इसके अंदर भी आप इसमें मान सकते हो।
समान होने के लिए लोग क्रांति करते हैं, इसलिए अरस्तु ने क्रांति का बहुत बड़ा कारण समानता को माना है। जो समाज का वह वर्ग जो वर्षों से समाज की मुख्य धारा से छूटा हुआ है या विकास की धारा से छूटा हुआ है, वह समान होने के लिए क्रांति करता है। और इसका आज की परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राजनीति के अंतर्गत आप रिजर्वेशन के पॉइंट को आप की दृष्टि से देख सकते हो। रिजर्वेशन को इस अरस्तु की इस समानता की धारणा के अंतर्गत डाल करके देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर नजर आ जाती है कि समानता के लिए समानता भी एक क्रांति कारण हो सकता है। समाज का वह वर्ग जो वर्षों से छूटा हुआ है वो समान होने के लिए क्रांति करता है। हम भी राजनीतिक व्यवस्था हमारे लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्था करें जिससे कि हम समाज के जो अन्य वर्ग हैं, जो डेवलप्ड सेक्शन हैं समाज के, हम उसके बराबर भी समानता में आ जाएंगे। ये समानता का पॉइंट मान सकते हैं। किताब में तो बहुत सारी बात लगी हुई है, लेकिन हम किताब की भाषा से चलें तो कुछ समझ में आएगी और कुछ नहीं आएगी। मैंने आपको किताब से भाषा से अलग लेकर के तो व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कुछ लोग असमान बने रहने के लिए क्रांति करते हैं, कुछ लोग असमान बने रहने के लिए क्रांति करते हैं कि हम असमान हैं समाज के अन्य वर्ग से, हम असमान हैं, हम समाज के अन्य वर्ग से ऊपर हैं, तो हमारी ये असमानता बनी रहनी चाहिए। चाहे किसी को लाभ मिले या न मिले वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी असमानता बनी रहनी चाहिए। समाज के कुछ वर्ग इसलिए भी क्रांति करते हैं कि वो अपनी असमानता को या समाज में उच्च स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग समानता और असमानता को भी क्रांति का एक मुख्य कारण मानते हैं। अरस्तु की क्रांति का सामान्य कारण मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। अरस्तु की क्रांति का सामान्य कारण विषमता को माना गया है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता दो प्रकार की हो सकती है, एक संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता अर्थात अनुपातिक समानता को समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना कि 2 1 से, किंतु अनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो है 1 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का है। सब मनुष्य इस बात पर भी सहमत हो जाते हैं। निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से योग्यता के भेद पर मतभेद, योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रहते हैं। कुछ लोगों का विचार है यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होना चाहिए। जब वे मनुष्यता की दृष्टि में समान हैं तो उनके अधिकार, धन संपत्ति आदि समानता होनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों का यही मत है यदि कोई व्यक्ति एक बार में कुल के धन की दृष्टि से दूसरों से बढ़ चढ़कर है तो अन्य सभी बातों में बढ़ चढ़कर होना चाहिए। दोनों विरोधी विचार धाराओं के संघर्ष के कारण विद्रोह होते हैं। उदाहरण के लिए जनतंत्र में जब सब व्यक्तियों के विशेष अधिकार समझे जाते हैं तो अधिकारों की यह विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले जनता को सहन नहीं होती है। अतः धनिक तंत्रों और जनतंत्र में अधिक क्रांति होती हैं और धनिक तंत्र में विद्रोह दोहरे ढंग के होते हैं। प्रथम धनिक वर्ग में ही 2 गुट हो जाते हैं, जो एक गुट दूसरे के विरुद्ध क्रांति करता है। धनिक वर्ग के विरुद्ध निर्धन वर्ग विद्रोह करता है, किंतु जनतंत्र में जनता का समूह केवल उस राज्य के धनी वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। इसे स्पष्ट होता है समानता का अर्थ है जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता है, और विषमता को दूर करना, समानता लाने की भावना से इन दोनों पद्धतियों में अनेक क्रांति होती हैं। क्रांति का मूल कारण न्याय की एकांकित दृष्टिकोण है। जनतंत्रवादी ये समझते हैं सब मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र हैं, अतः इसे समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रवादी को यह विश्वास है मनुष्य में धन की विषमता है, अतः अन्य बातों में विषमता होनी चाहिए। अरस्तु इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली मनोदशा को क्रांति का सामान्य मूल कारण मानते हैं और
कहते हैं कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं इनके हृदय समानता की भावना से ओतप्रोत हैं। वे यह जानते हैं विद्रोह खड़ा किया करते हैं यदि वे उन लोगों के समान हैं जो उन्हें कहीं अधिक धन संपत्ति पाए हुए हैं, तथापि उनको स्वयं अन्य के लोगों से कम प्राप्त है। दूसरे कुछ विद्रोह करने वाले लोग होते हैं जिनका हृदय असमानता की भावना से भरा रहता है, क्योंकि वे ये समझते हैं अन्य व्यक्तियों के बराबर हैं, उनसे बढ़कर हैं, तथापि उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिलता, या तो दूसरों के बराबर या कम मिलता है। इस प्रकार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोह बन जाते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए विद्रोह करते हैं। यही वह मानव दशा है जो क्रांति को जन्म देती है। समाज का जो छोटे वर्ग हैं वो बराबर आने के लिए क्रांति करते हैं, और जो बराबर पे हैं वो बड़े होने के लिए क्रांति करते हैं। व्यक्तियों की और मनुष्य की यही मनोदशा क्रांति को जन्म देती है। धन्यवाद। आगे कल बताते हैं। हाँ हो गया सर। हाँ।